वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य वॉइस स्टडी में स्वागत है। आज आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज का जो हम सेशन लेकर आए हुए हैं, ये हमारा जो सेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हुए हैं। ये कौन सा सेशन है लेके आए हुए हैं? ज्वालामुखी जो हमारा टॉपिक है वो लेकर आए हुए हैं। ये एमपी सेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे कि आज के जो टॉपिक में ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, और ज्वालामुखी उद्भेदन जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वो किन कारणों से होता है। इन सवालों के हम थोड़े से जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले से समझते हैं, थोड़ा सा पहले समझते हैं कि आपका जो ज्वालामुखी है वो कहलाते क्या हैं। यानी अगर सामान्य भाषा में समझें तो ज्वालामुखी दरअसल कहलाते क्या हैं। तो अगर हम इनको बहुत ही सामान्य भाषा में समझें तो ज्वालामुखी को अगर कहें तो एक सामान्य भाषा में कहें कि पृथ्वी की सतह के जो आंतरिक भाग में एक तरल पदार्थ है, जब वह आंतरिक तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह पे जो है तरल रूप में उद्गार होता है या जिसका विस्फोट होता है या हमको प्राप्त होता है, तो उसे उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लावा या ज्वालामुखी घटना कहते हैं। यानी कि आप देखिए कि अगर आप माने कि ये आपकी क्या है, यहाँ यहाँ आपकी ये पृथ्वी की ये सतह है। क्या है? पृथ्वी की सतह है। और पृथ्वी का ये क्या है? पृथ्वी का ये आंतरिक भाग है। क्या है? आंतरिक भाग है। यहाँ क्या भरा हुआ है? मैग्मा है। मैग्मा यानी आप चट्टानों को तरल पदार्थ कह सकते हैं। क्या है? चट्टानों का आपका ये तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ है। ये क्या है? तरल पदार्थ है। यहां से एक पाइप गया, या एक यूं कह सकते हैं कि मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह पर किसके माध्यम से आता है? एक दरार के माध्यम से, या पाइप या किसी जो है चट्टान की दरार के सहारे मैग्मा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। तो माना कि ये क्या हुआ? पृथ्वी की सतह पर पहुंचा। क्या हुआ? ये पृथ्वी की सतह पर पहुंच गया। इसको हम क्या है? इसको इसको पाइप बोलते हैं, पाइप या नली बोलते हैं इसे, नली, ज्वालामुखी नली बोलते हैं इसे। और जब पृथ्वी की जब सतह पर पहुंचा तो यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की आंतरिक सतह में तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और जब यहाँ ये पहुंच जाता है तो इसको आप क्या नाम देते हैं? लावा देते हैं। यानी यहाँ हमको एक क्या प्रश्न मिला कि अगर सामान्य रूप में देखा जाए तो ज्वालामुखी कहते किसे हैं? कि पृथ्वी की सतह से अंतर्जात बलों एवं बाह्यजात बलों के प्रभाव से जो पृथ्वी का तरल पदार्थ है वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो हम उसे ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। और जिसे हम पृथ्वी की सतह पर प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया कि इसे जो है पाइप हो गया, मैग्मा चैम्बर हो गया, इसे मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं। मैग्मा चैम्बर है जो पृथ्वी की आंतरिक सतह में होता है। पृथ्वी की क्या है आपकी? ये आंतरिक सतह है। आंतरिक सतह है। ठीक है। और क्या होता है कि जब ये लगातार ऐसे जमता रहता है तो कम ऊंचाई वाले को क्या बोलते हैं? जिसकी अगर कम ऊंचाई हो तो उसे बोलते हैं हम शंकु। यानी अगर जो लावा जो जमता है, जमता जाता है लावा, तो इसे शंकु कहते हैं। और इसकी जब ऊंचाई अधिक हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? जब इसकी अधिक ऊंचाई हो जाती है तो इसे पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपका एक यहाँ जगह हो जाती है, क्या थोड़ा सा एक, जब लावा पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है तो इस तरीके से ऐसे बहता है। जब वो ऐसे बहता है तो इसके जो मध्य भाग में एक क्या है? गहरा गड्ढा बन जाता है। गहरा केंद्र में क्या होता है? यहाँ पर एक, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है? एक गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढा बना हुआ तो इसे आप क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो यहाँ पर एक आपका यहाँ गड्ढा बन जाता है, यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। यहाँ पर आपको एक मान के चलिए हल्का सा गड्ढा हो गया, उसे आप क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। और जब ये गड्ढा क्या होता है,
जब छोटा रूप होता है तो उसे क्रेटर बोलते हैं, जब ये बड़ा रूप ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, जब यही यही गड्ढा क्या होता है और बड़ा हो जाता है तो इसको आप क्या बोल देते हैं, इसे कॉलडेरा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉलडेरा बोल देते हैं। यानी छोटे गड्ढे के रूप को क्रेटर और उसके बड़े रूप को कॉलडेरा कह देते हैं। और जब इसी में क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदें क्या होता है, जब इसमें क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदें, मान के चलिए ये बादल और यहाँ जब बारिश हुई तो यहाँ जब वर्षा की बूंदें जमा हो जाती हैं तो इससे क्या बोलते हैं, किसी क्रेटर को फिर क्या बोल देते हैं, क्रेटर झील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रेटर झील बोल देते हैं। ठीक है, इसे पाइप लाइन बोल देते हैं। अब ये तो हो गया क्या कि हमने सामान्य सबको समझा कि पृथ्वी की सतह पर निकले तरल पदार्थ को ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, और इसके क्या है, कुछ हमने अंग जाने। अंग में क्या होता है कि इसमें एक मैग्मा चैम्बर होता है, एक पाइप नली होती है, और जब ये पृथ्वी की सतह पर जाता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। और इसको क्या होता है, जब छोटा आकार होता है तो इसे हम शंकु कहते हैं, और जब ऊंचा पर्वत बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पर्वत बोलते हैं। यानी आप अगर ये छोटी सी जो ये दिख रहा है आपको, क्या है इसको, अगर इसकी ऊंचाई कम है तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप जो बोलेंगे शंकु बोलेंगे। क्या होता है, शंकु होता है। और इसकी और अधिक ऊंचाई हो गई, क्या एक और अधिक ऊंचाई हो गई तो इसको क्या बोल देंगे, फिर इसको बोल देंगे आप पर्वत बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको आप पर्वत बोलेंगे। ठीक है, अब इसको ये देख रहे हैं आप, कुछ उप शाखाएं बटी हुई हैं। क्या है ये, कुछ इसकी उप शाखाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका इससे क्या है कि कुछ अगर आपकी जो है निम्न अन्य ऐसी ऐसी शाखाएं कट जाती निकलती हैं, कुछ अन्य जो है इनमें भी मैग्मा क्या होता है, जमा हो जाता है, तो इनको क्या कहते हैं आप, उप नलिकाएं या शाखाएं बोलते हैं। इसे अगर हम देखेंगे स्थाकृति के निर्माण में तो इनको डाइक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डाइक हो जा बनती हैं, ये उप शाखाएं इनको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमने थोड़ा सा जाना कि जो है ज्वालामुखी जो है उसको सामान्य क्या कहते हैं, वो इसके कुछ अंगों को जाना है। अब जो ज्वालामुखी आते हैं इनके कारण क्या है, कि ज्वालामुखी क्या कारण है कि जो ज्वालामुखी आते हैं, तो ज्वालामुखी के जो कारण है इसमें आप क्या है, प्राकृतिक कारणों को ही लेकर चलते हैं। तो इसमें जो आने के कारण है, तो इसमें जो मुख्य कारण है आपका ज्वालामुखी आने का, ज्वालामुखी आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है आपका, ज्वालामुखी आने का क्या जो मुख्य कारण है उनको हम देखते हैं। इसमें क्या है कि जो ज्वालामुखी कारण देखते हैं, तो ज्वालामुखी जब कारण में इसमें प्लेट विवर्त की या भू संचलन की जो है मात्रा को या भू संचलन को महत्व दिया गया है। यानी कहने का ये मतलब है कि जब पृथ्वी की सतह यान मान के चलिए कि ये क्या है, ये क्या है आपकी पृथ्वी की सतह है, इस तरीके से आपकी ये पृथ्वी की सतह है, और इसको आपको क्या है, ये आपका कोर है, पृथ्वी का कोर या केंद्र है। क्या है, एक केंद्र है, और इधर एक और जो है भाग बना हुआ है, एक भाग बना हुआ है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप बाहरी भाग को कहते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं आप, क्रस्ट बोलते हैं। इसे आप मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ये मेंटल हो गया, ये बाह्य कोर हो गया। क्या है आपका, ये बाह्य कोर हो गया, और ये आंतरिक कोर हो गया। कौन सा हो गया आपका, ये आंतरिक कोर हो गया। यानी पृथ्वी इन भागों में बटी हुई है। पृथ्वी की सतह जो ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो इन भागों में बटी हुई है। सबसे पहले आपका क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर बाह्य कोर, फिर आंतरिक कोर। तो इसमें मेंटल में क्या होता है कि आपका तरल पदार्थ भरा हुआ है। क्या है, तरल पदार्थ जो है भरा हुआ है, जिसे आप क्या कहते हैं, इस तरल पदार्थ को आप क्या कहते हैं, इस तरल पदार्थ को आप क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा। ये आपका मैग्मा हो गया, तरल पदार्थ आपका मैग्मा हो गया। जब ये तरल पदार्थ क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर अब इधर तक ऐसे जा रहा है, लेकिन ये पृथ्वी की सतह से ऊपर नहीं निकल रहा है, पृथ्वी की सतह पर नहीं आ रहा है। तो क्या पृथ्वी की सतह पर नहीं आ रहा है भाई, यहाँ हम है नीचे है पृथ्वी की सतह के, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ज्वालामुखी नीचे है, तरल अवस्था में बना रहने दीजिए। जैसे कि आप मान के चलिए कि नदी नीचे से बह रही है और ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, उस पर आप खड़े हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब वो नदी जब बाढ़ उसमें आती है वर्षा के समय, तो पानी पुल पे आने लगता है, तो क्या है, असुविधा होने लगती है। तो जब इसी प्रकार से जब यहाँ
मैग्मा भरा हुआ है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्या होता है कि भू संचलन के कारण, यानी जब भू संचलन होता है, क्या होता है आपका, भू संचलन होता है, भू संचलन, भू संचलन के कारण जो है क्या होता है, भू संचलन के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की सतह में या तो दरार आएगी, चिटकन आएगा, या भ्रंश का निर्माण होगा। क्या होगा, भ्रंश का निर्माण होगा। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं भू संचलन से। यानी कि भू संचलन मतलब जब प्लेटें संचलन करती हैं तो उससे क्या होगा कि यहाँ क्या हुआ, मान के चलिए कि यहाँ आपका क्या हुआ कि यहाँ एक दरार उत्पन्न हुई। क्या हुई, दरार उत्पन्न हुई, और इस दरार से क्या हुआ, मैग्मा जो है ऊपर निकला, पृथ्वी की सतह पे यहाँ से ऐसे आने लगा। तो जब ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आने लगा, आया है, तो क्या हुआ, तो इसको लावा, तो जब इस आया है तो यानी इसमें विवर्तनिक सिद्धांत जो है आपका, प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक जो है आपका, प्लेट विवर्तनिक जो है सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं वो किससे होती हैं, प्लेट विवर्तनिक से होती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि यहाँ ये जो तरल पदार्थ होता है वो क्यों होता है, कैसे तरल पदार्थ आया, तो यहाँ क्या आप देखेंगे, रेडियोधर्मी, पृथ्वी के अंदर जो है रेडियोधर्मी जो है पदार्थ पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी जो आपके पदार्थ होते हैं उसके विखंडन से क्या होता है, यहाँ पर विखंडन से यहाँ क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ता है और चट्टाना जो है तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि भूकंप आने के जो कारण हैं आपके, वो क्या है, प्लेट विवर्तनिक के कारण भूकंप आते हैं। अब देखते हैं कि भूकंप के जो प्रकार हैं, जो सॉरी हमने अभी ज्वालामुखी को देखा था कि ज्वालामुखी आने के कारण। अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी की कितने प्रकार का होता है। तो ज्वालामुखी संभवतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ज्वालामुखी, 3 प्रकार का होता है। एक आपका जो होता है वो किसके आधार का होता है, उद्गार के आधार पर, उद्गार अवधि या सक्रियता के आधार पर। तीसरा होता है उद्गार के आधार पर दूसरा, और तीसरा होता है वो सिलिका की मात्रा के आधार पर। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं सिलिका की मात्रा के आधार पर। यानी जो ज्वालामुखी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, एक ज्वालामुखी को कहलाता है क्षारीय और एक होता है अम्लीय। क्या होता है, एक होता है अम्लीय। थोड़ा सा समझते हैं। इस मान के चलिए जो ज्वालामुखी है, क्या है आपका, ज्वालामुखी जो है आपका, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कितने प्रकार का है आपका, अम्लीय है एक अम्लीय है आपका, और एक आपका क्षारीय है। कौन सा है, क्षारीय। तो जब ये अम्लीय और ये क्षारीय ज्वालामुखी है, तो क्षारीय ज्वालामुखी क्या होता है, ऐसे ज्वालामुखी या ऐसा लावा जिनमें सिलिका की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम क्षारीय लावा कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिलिका की जो मात्रा होती है, सिलिका की जो मात्रा है वो क्या होती है, मात्रा कम होती है, तो उसको हम क्षारीय लावा कहते हैं। और ये अधिक क्या होता है, अधिक गाढ़ा गाढ़ा होता है। क्या होता है, ये अधिक गाढ़ा होता है, और जो क्या होता है कि अधिक दूरी तक बहकर नहीं जा पाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई यहाँ से लावा है, यहाँ ये लावा है, और ये कैसे ऐसे निकला, और ये आपकी पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है। क्या है आपकी, ये पृथ्वी की सतह है। तो जब ये पृथ्वी की सतह से लावा बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है कि ऐसे ऊंचे जमता चला जा रहा है, ऊंचे जमता चला जा रहा है, ऊंचे जमता चला जा रहा है, और ये अधिक दूरी तक नहीं फैलता है। तो इस प्रकार के लावा को हम क्षारीय लावा कहते हैं। और आपका अम्लीय लावा क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका
इसमें जो है आपकी सिलिका की मात्रा क्या होती है, इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो ये क्या होता है, अधिक चिपचिपा होता है। चिपचिपा होता है, क्या होता है, चिपचिपा होता है। यानी कि जब लावा पृथ्वी, ये क्या हुआ, पृथ्वी की सतह से निकलता है, ये पृथ्वी की क्या है, आपकी सतह है, और यहाँ से लावा निकला तो क्या होता है, ये निकला तो ये क्या होता है कि ऐसे चलते फैलता चला जाता है। क्या होता है, फैलता चला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, अम्लीय लावा। यानी आपको ध्यान रखना है कि जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है उसको हम अम्लीय ज्वालामुखी या लावा कहते हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है उसे हम क्षारीय लावा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के अन्य, एक हमने सिलिका की मात्रा के आधार पर देखा, अब देखते हैं उसके उद्गार के आधार पर। तो उद्गार के आधार पर अगर अपन देखेंगे तो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी जो होते हैं आपके, उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर अपने कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें आपके, एक होता है आपका दरारी, दरारी उद्भेदन, और एक होता है केंद्रीय। क्या होता है आपका, केंद्रीय। केंद्रीय मतलब यहां थोड़ा समझते हैं। केंद्रीय, केंद्रीय का मतलब होता है कि ऐसे ज्वालामुखी जो किसी दरार या भ्रंश के सहारे विस्फोटित या उद्गार इनका नहीं होता है, बल्कि ये केंद्र के आधार पर होता है। यानी क्या है, मान के चलिए कोई पृथ्वी की ये सतह है, पृथ्वी की ये सतह है, और यहाँ से क्या हुआ आपका, ये लावा है, और ये जब निकलता है तो क्या होता है, सीधा पृथ्वी की ये, पृथ्वी की ये जो यहाँ पर सतह है इसको तोड़कर निकलता है। क्या है, पृथ्वी की सतह को जो है, सतह को तोड़कर तोड़कर निकलता है। तो ये क्या होता है कि बहुत दूर तक इसके क्या है, कण निकलते हैं, और ये बहुत ही तीव्र विस्फोट के साथ निकलता है। यानी क्या होता है, बहुत तीव्र विस्फोट के साथ निकलता है। जब किसी पृथ्वी की सतह को तोड़ के निकलता है तो ऐसे दूर तक इसका फैलाव होता है, अधिक दूरी तक जाता है। तो ये क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जब कुछ जो टुकड़े निकलते हैं, क्या होते हैं, ये टुकड़े निकलते हैं, और ये कौन से टुकड़े हैं, ये चट्टान के टुकड़े हैं। जब चट्टान के क्या है, टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, इन टुकड़ों को बम कहा जाता है। क्योंकि जब ये निकलते हैं बहुत दूर दूर तक आसपास के क्षेत्रों में फैलते हैं तो ये एक बम की तरह गिरते हैं और लोगों को जन धन की अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। तो इनको क्या नाम दिया गया है आपके, इनको बम नाम दिया गया है। इनको क्या कहा गया, बम कहा गया है। और इन, ठीक है, इनसे जो छोटे टुकड़े होते हैं वो लेपी, इनसे कुछ, इनसे फिर क्या होता है कि इनसे क्या निकलती है, कुछ जल वाष्प निकलती है। क्या निकलती है, इनसे अगर इनको देखा जाए कि तो इनसे क्या है, जलवाष्प भी निकलती है। अधिक मात्रा में क्या होता है, जलवाष्प निकलती है, जलवाष्प निकलती है। खनिज निकलते हैं, क्या होता है आपका, खनिज निकलते हैं। ठीक है, खनिज निकलते हैं। चट्टान है, चट्टानों में कौन कौन से होता है आपकी, जो पृथ्वी की सतह पर आती है इसमें क्या अधिकांश पाया जाता है, बेसाल चट्टान होती है। और पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाए, इस सतह पर, और इस सतह के नीचे पाई जाती है ग्रेनाइट चट्टान। नीचे कौन सी पाई जाती है आपकी, ग्रेनाइट, कौन सी, ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। ठीक है, तो यूं कहें कि अगर ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हमने देखे कौन कौन से हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें आपका पहला है क्या, जलवाष्प, जिसमें आप इस सामान लिख सकते हैं गैस है। कौन सी, गैस है। अब गैसों में कौन सी, जलवाष्प होती है आपकी, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
ऑक्साइड आदि निकलती हैं गैसें। अब इसमें होता है क्या है आपका, चट्टान है। क्या है, चट्टान है। तो चट्टानों में कौन कौन सी, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान जो है पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जाती हैं, तो मुख्यतः इसमें कौन सी पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टान। इसमें तीसरा निकलता है खनिज। कौन से हैं आपके, खनिज। खनिज में आपका क्या क्या हो सकता है, इसमें लोहा, तांबा, चांदी, लोहा, तांबा, चांदी आदि जो है, गंधक, गंधक आदि चीजें निकलती हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले हमने पदार्थ देख लिए। अब यहाँ हम थोड़ा सा देख रहे थे क्या, कि हमने देखा अभी केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर। अब केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी जो था उसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से उदाहरण है इसमें आपका, हवाई द्वीप, मोना आदि जो है, मोना लोआ जो आपके आदि जो है वो क्या, केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं दरारी। क्या देखते हैं यहाँ पे, दरारी उद्भेदन जो होता है, दरारी उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी क्या होता है कि मान के चलिए कि आपका क्या है, मैग्मा का चैम्बर है और ये पृथ्वी की सतह है, सतह है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, प्लेटों के अपसारी संचलन से, यानी प्लेटों के अपसारी का मतलब होता है कि प्लेट एक इस तरफ चल रही है और एक इस तरफ चल रही है। तो यहाँ क्या हो गया है आपका, यहाँ क्या हो गई, एक ऐसे सी दरार हो गई। तो ये जो ज्वालामुखी है, ऐसे मैग्मा क्या है, ये ज्वालामुखी जो आपका ऐसे मैग्मा है वो क्या हुआ, इस दरार के सहारे बाहर निकला, तो इसको क्या बोलते हैं, दरारी उद्भेदन बोलते हैं। और ये शांत स्वभाव से विस्फोट होता है। किससे निकलता है, ये शांत स्वभाव का होता है। कैसे होता है, ये शांत स्वभाव का होता है, ये होता है शांत स्वभाव का ज्वालामुखी विस्फोट होता है। चलिए ठीक है, अब हमने देखा कि उद्भेदन के आधार पर देखा, सिरका के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार देखा। अब तीसरा देखते हैं इसकी अवधि या सक्रियता के आधार पर। अवधि या सक्रियता के आधार पर होता है, तो देखा है हमने कि ज्वालामुखी जो है कितने, 3 प्रकार के होते हैं सक्रियता के आधार पर। इसमें आप लिख सकते हैं कि अवधि के जो है आधार पर ज्वालामुखी जो है आपके क्या है, अवधि के आधार पर आपके ज्वालामुखी जो है, अवधि या सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर जो आपके ज्वालामुखी होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे आपके, ये 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे आपके, शांत स्वभाव के ज्वालामुखी होंगे आपके, इसमें शांत ज्वालामुखी। दूसरा आपका होगा प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया आपका। और तीसरा जो आपका हो गया वो हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। क्या हो गया आपका, सक्रिय ज्वालामुखी। यानी सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि सक्रियता के आधार पर कितने ज्वालामुखी होते हैं, आपके 3 होते हैं, शांत, प्रसुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, अब इनको थोड़ा समझते हैं कि होते क्या हैं। तो ये होने के, देखिए इसको, जैसे ये आपका शांत ज्वालामुखी है, क्या एक एक को हम थोड़ा सा अब समझते हैं। जो आपका शांत ज्वालामुखी है, जो आपके शांत ज्वालामुखी होते हैं, शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है कि जो शांत ज्वालामुखी होते हैं वो कैसे होते हैं। शांत ज्वालामुखी ऐसे होते हैं कि ज्वालामुखी क्षेत्र तो हैं, लेकिन वर्षों से उनमें क्या है, कोई विस्फोट या उद्भेदन या ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई है, और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। यानी इनमें लगभग 10 से 20 साल या 30 साल के समय अंतराल के अंतर्गत कोई भी ज्वालामुखी गतिविधि नहीं हुई है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत ज्वालामुखी कहेंगे। क्या कहेंगे इनको हम, शांत ज्वालामुखी कहेंगे, कि यानी ये एकदम शांत हैं।
ठीक है, क्या कहेंगे इनको हम? शांत ज्वालामुखी कहेंगे। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्षों से क्या हुआ है, इनमें वर्षों से जो है क्या है, कोई भी घटना नहीं हुई है। इसके उदाहरण क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। इसके आप उदाहरण देख सकते हैं कि इसका जो उदाहरण में पहले है किलिमंजारो, किलिमंजारो और देवबंद। देवबंद ऐसे जो हैं इसके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि ऐसे शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अब आता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या होते हैं आपका? एक प्रसुप्त जो है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी में ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार वर्षों से नहीं हुआ है लेकिन उद्गार होने की क्या है, संभावना बनी हुई है, तो हम उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। यानी वर्षों से उनमें ज्वालामुखी में कोई क्रिया नहीं हुई है लेकिन होने की संभावना है। यानी मान के चल लो कि इनमें जो है, इनको कह सकते हैं कि इनमें ज्वालामुखी क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इनमें दोनों की संभावना होती है, इन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ उदाहरण हैं, इनको हमको देखना है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसे कहते हैं अगर प्रश्न आ जाए तो? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें क्या है, अभी किसी प्रकार की ज्वालामुखीय घटना नहीं हुई है लेकिन होने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, इसमें की उदाहरण है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जापान का है, जापान। और भारत का जिसमें बैरन द्वीप जो है, क्या है? बैरन द्वीप जो है कहाँ है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में है, ये क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब चलिए देखते हैं शांत सक्रिय ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, क्या होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी में ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लगातार ज्वालामुखी घटनाएं हो रही हैं, यानी कि लगातार ज्वालामुखी जो है, क्या है? लगातार ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर लगातार क्या हो रहा है? पृथ्वी की सतह पर लगातार निकल रहा है। तो इस प्रकार के लगातार जो निकलने वाले ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी किनको कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें क्या है? उद्गार की लगातार उद्गार हो रहा है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, इसका उदाहरण है माउंट एटना। माउंट एटना इटली का है, ये इटली का है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है। इनको जो है आपको क्या है कि अपने बुक से, जो भी आपके पास बुक हो, इनको ये उदाहरणों को जरूर देख लीजिएगा। सभी जितने भी उदाहरण दिए होंगे, शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी, मैंने तो अभी एक एक दो दो उदाहरण लिखवाए हैं, लेकिन इनको क्या है, आपको सभी के सभी उदाहरणों को देखकर जाना है। कभी कभार इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है या कौन से प्रसुप्त का है या नहीं है। तो इनको आपको जो भी आपके पास भूगोल की किताब हो उससे देखकर जाना है एमपी सेट का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो इनके उदाहरण आपको देख के जाना है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब अगर कोई पूछे तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार की लगातार ज्वालामुखी की जो है लावा बाहर निकल रहा है, तो हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे। और प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें क्या है, थोड़ा सा हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो रही है लेकिन भविष्य में होने की पूर्ण संभावना है, तो इसे हम क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में और भविष्य में
ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना नहीं है, तो उन्हें हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो हमने ज्वालामुखी देखे। अब ज्वालामुखी हमने शांत ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी देखे। अब इनके थोड़े से हम क्या देखते हैं कि इनका वितरण देखते हैं कि इन ज्वालामुखी का अधिकांशता जो है वितरण कहाँ पर होता है, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। तो ये ज्वालामुखी जो है इनको हम क्या करते हैं कि जो अधिकांश ज्वालामुखी आपके पाए जाते हैं तो ये महाद्वीप और महासागरीय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में पाए जाते हैं। अब इनसे थोड़ा सा हम एक चीज देखते हैं कि इनसे कुछ संबंधित शब्दावलियां देखते हैं। क्या देखते हैं इनसे हम? कुछ संबंधित शब्दावलियां देखते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी से संबंधित शब्दावलियां, ज्वालामुखी से संबंधित क्या, ज्वालामुखी संबंधित कुछ शब्दावलियां, शब्दावलियां, यानी कि आपको यहाँ से भी प्रश्न मिलेंगे, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे हुए हैं। जैसे कि मैं अभी कोई एक शब्दावली लिखूंगा, उसको भी पूछा गया है। खैर हमने कुछ शब्दावलियों को परिभाषित किया हुआ है, जैसे मान के चलिए क्रेटर। पहली आपकी शब्दावली क्या है? क्रेटर। कौन सी है आपकी? क्रेटर। तो ये क्रेटर क्या है? तो क्रेटर क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्रेटर जो आपका है वो क्या है। तो मान के चलिए ये आपका क्या है? चैम्बर हो गया। क्या है? मैग्मा चैम्बर हो गया। मैग्मा ये चैम्बर है आपका, चैम्बर है। और यहाँ पर क्या है कि आपकी पृथ्वी की सतह है, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है। ये पाइप के सहारे पृथ्वी की सतह की आंतरिक भाग में गया, मेंटल के ऊपरी भाग में और क्रस्ट के निचले भाग में, फिर ये पृथ्वी की सतह पर निकला और इस तरीके से इसने ऐसे बाहर निकला और फैलाव किया। ठीक है, तो ये फैलाव किया तो यहाँ क्या हुआ कि एक यहाँ गड्ढे की संरचना बनी। यहाँ एक क्या हुआ? एक गड्ढे की संरचना बनी। इस गड्ढे की संरचना को क्या कहते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? क्रेटर बोलते हैं। इस गड्ढे की एक संरचना बन जाती है, यहाँ से लावा ऐसे निकल रहा है और फिर ऐसे बह रहा है, तो किसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, अब जब यही क्रेटर क्या होता है, यही क्रेटर क्या होता है कि ये अभी ये था और ये थोड़ा सा और विस्तृत हो गया। क्या हो गया? और बड़ा हो गया। तो इस बड़े भाग को क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं इस बड़े भाग को? कॉल्डेरा बोलते हैं। कॉल्डेरा, इसको आप कॉल्डेरा। यानी आपसे पूछा जाए कि क्रेटर क्या है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन के जो केंद्र में जो एक गड्ढा बनता है या जो संरचना बनती है उसे हम क्रेटर बोलते हैं, और क्रेटर के ही विस्तृत भाग को कॉल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉल्डेरा हो गया। अब क्या होता है इसी में आपका क्या होता है कि मान के चलिए ये बादल बन गए। ये क्या है? आपके बादल बन गए। क्या है? वर्षा की बूंदों की जो है वर्षा कराने लगे और यहाँ पर क्या है? जल भर गया। क्या है? यहाँ पर जल भर गया, तो उसे क्या बोलते हैं आप? क्रेटर झील बोलते हैं या लेगून झील बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में ना क्रेटर झील पाई जाती है। भारत की कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में आपकी लेगोर झील पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपकी क्रेटर झील देखने को मिलती है। अब एक आता है आपका, हमने क्या देखा? दो प्रश्न देख लिए, क्रेटर और कॉल्डेरा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका जो आता है वो क्या आता है? आपका नेक्स्ट प्रश्न वो आता है आपका ग्रेसर। क्या आता है आपका? ग्रेसर। ग्रेसर। अब ये ग्रेसर क्या है? ग्रेसर, तो ग्रेसर आप कह सकते हैं कि ग्रेसर वह स्थान है जहां से ज्वालामुखी क्रियाएं तो नहीं हो रही हैं, लेकिन उससे क्या है कि पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी ये मान के चलिए सतह, इसके आंतरिक भाग से क्या हो रहा है? इसके आंतरिक भाग से क्या हो रहा है? क्या है? क्या एक गर्म पानी निकल रहा है। गर्म पानी निकल रहा है। तो इस गर्म जब पानी निकल रहा है, लगातार निकलता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि चौराहों पर
या किसी पार्क में जो है फुब्बारे लगे होते हैं, क्या होते हैं पार्क में, क्या होता है आपका, मान के चलिए ये आपका पार्क है और इसमें क्या फुब्बारे लगे होते हैं, तो क्या करके हैं ऐसे जो है पानी की बूंदें चारों तरफ निकलती रहती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो जो फुब्बारे के समान संरचना पाई जाती है तो उसे हम भूगोल में क्या कहते हैं, ग्रेसर कहते हैं। और ये पानी गर्म होता है और इस पानी में क्या है इस पानी में जो है स्कंद की इसमें जो है रंधक की मात्रा बहुत अधिक होती है और इस चर्म शोध या चर्म रोगियों के लिए त्वचा रोगी होते हैं उनके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होता है। तो इसे हम ग्रेसर क्या है, ग्रेसर हम समझ गए कि ग्रेसर वो है कि पृथ्वी की सतह से निकलने वाला गर्म जल जो है फुब्बारे के रूप में बाहर निकलता है, उसे हम ग्रेसर कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ थोड़ा ग्रेसर देख लिया। अब आती है एक शब्दावली आती है धुआरे आता है। क्या आता है, धुआरे आता है। आपका क्या आता है, धुआरे आता है। ये आपका धुआरे आता है। तो क्या आता है, एक आती है आपकी धुआरे। धुआरे का मतलब ऐसा है कि जब पृथ्वी की सतह से गर्म जल ना निकले, अभी क्या था ग्रेसर जब गर्म जल निकल रहा था तो उसको आप क्या कह रहे थे, ग्रेसर कह रहे थे। अब उससे क्या निकल रहा है, धुआरे। यानी कि पृथ्वी की सतह से जो है, पृथ्वी की सतह से, ये आपकी पृथ्वी की सतह है, ये क्या है आपकी, ये आपकी पृथ्वी की ये आपकी सतह है। सतह से क्या हो आपका धुआं निकले। कैसा निकले, यहां से आपका क्या है पृथ्वी की सतह से इस प्रकार से धुआं निकले, धुआं स्मॉग क्या निकले, धुआं जब आपका निकलता है, धुआं ये क्या है आपका धुआं है। जब पृथ्वी की सतह से धुआं बाहर निकलता है तो इसको आप क्या कहते हैं, धुआंरे कहते हैं। ये आपके अमेरिका का जो नेशनल क्या है, येलो नेशनल पार्क है, वहां पर हजारों के धुआरे हजारों घाटी पाई जाती है। क्या है, धुआरे घाटी पाई जाती है। कहां पर, येलो नेशनल पार्क अमेरिका में इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये धुआरे हो गए। अब थोड़ा सा देखते हैं, क्या देखते हैं कि इससे जो है, इससे इस ज्वालामुखी से क्या होता है, ये आपका यहाँ ज्वालामुखी से ये ज्वालामुखी निकल रहा है, यहाँ ये ज्वालामुखी निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े टुकड़े होते हैं, हमने क्या कहा था कि इसको बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बम बोलते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे टुकड़े बोलते हैं, उसे लेपीजी बोलते हैं, लेपीजी बोलते हैं, लेपीजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावलियां थी हमने नहीं ज्वालामुखी से संबंधित, हमने उनको देख लिया है और इसको ज्वालामुखी को समझने का प्रयास किया है। तो एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या क्या है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो हमने देखा कि ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की सतह, ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की आंतरिक सतह से क्या है, बाह्य सतह पर आने वाले तरल मैग्मा, तरल जो है पदार्थ को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी की जो है प्रकार आने के कारण, क्या है ज्वालामुखी आने के कारण, तो ज्वालामुखी आने के जो कारण है आपके, क्या है ज्वालामुखी आने के जो आपके कारण है, ज्वालामुखी के कारण, तो ज्वालामुखी कारण के हमने देखा था कि प्लेट विवर्तन की क्रिया होती है या भू संचलन के कारण जो है क्या होता है, भू संचलन के कारण जो है ज्वालामुखी आते हैं। फिर हमने देखा था कि इसके प्रकार, इसके हमने प्रकार देखे थे। तो प्रकार जो देखे थे वो कितने थे, इसके हमने 3 प्रकार देखे थे। कौन कौन से प्रकार थे ज्वालामुखी के, सिलिका की मात्रा के आधार पर देखा था हमने, सिलिका की मात्रा के आधार पर पहला। दूसरा जो हमने देखा था वो किसके माध्यम से देखा था कि उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर। तीसरा सक्रियता के आधार पर। तो यानी यहां ज्वालामुखी कितने प्रकार के हो गए आपके, 3 प्रकार के हो गए।
अब सिलिका की मात्रा के आधार पर कितने, ये आपके दो प्रकार के हैं। कौन से हैं आपके, अम्लीय है आपका, अम्लीय है आपका, और ये क्षारीय है आपका। सिलिका की मात्रा क्या होती है, इसमें कम होती है। जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है वो क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो सिलिका की मात्रा क्या, उद्गार के आधार पर हमने देखा था कि क्या होता है, एक दरारी होता है और एक केंद्रीय होता है। क्या होता है, केंद्रीय होता है। उस सक्रियता के आधार पर हमने देखा था कि तीन प्रकार का होता है, शांत, प्रसुप्त, प्रसुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी। क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी होता है। अब शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ना वर्तमान में ना भविष्य में जो है ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना ना के बराबर है, उसे हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनमें वर्तमान में ज्वालामुखी क्रिया तो नहीं हो रही है लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, तो उसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अभी क्या वर्तमान में और भविष्य में भी ज्वालामुखी क्रिया लगातार होने की संभावना, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इनके आपको क्या है कि अपनी बुक से जो है इनके सभी के उदाहरण पढ़ के जाना है, वहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब हमने इसको सक्रिय ज्वालामुखी देख लिए। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इनसे निर्मित कुछ स्थलाकृतियां होती हैं, उनको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो ज्वालामुखी से निर्मित कुछ स्थलाकृतियां हैं, उनको थोड़ा सा समझने का क्या प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की, देखिए इस इमेज के माध्यम से आप समझिए कि बैथोलिथ क्या है आपका, बैथो, ये आपका बैथोलिथ है। क्या है, बैथोलिथ। तो बैथोलिथ किसे कहते हैं, बैथोलिथ क्या है कि पृथ्वी, बैथोलिथ का अर्थ ही होता है कि सबसे अधिक गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा के जमाव को, यानी जब मैग्मा का जो विभिन्न रूप संरचनाओं में जमाव होता है तो उनसे निर्मित स्थलाकृतियों को कुछ नाम दिया गया है। तो जो है आपका बैथो, क्या है आपका, ये आपका बैथोलिथ है। यानी बैथोलिथ क्या होता है कि क्या है, सबसे अधिक गहराई में पाया जाता है। क्या है, सबसे अधिक जो गहराई में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। गहराई में पाया जाते से हम सब बैथोलिथ कहते हैं, सबसे अधिक गहराई में पाया जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है क्या, लेपोलिथ। एक आता है आपका, एक हो गया बैथोलिथ, एक होता है लेपोलिथ। क्या होता है, लेपोलिथ। लेपोलिथ में आप क्या होता है कि जो ये पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, यानी बिल्कुल उस पृथ्वी की सतह के जस्ट नीचे पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लेकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ये देखिए आपका लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या है, जो पृथ्वी की सतह के, क्या है, पृथ्वी की जो है आपकी, पृथ्वी की सतह के जब जस्ट नीचे पाया जाता है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह के नीचे, नीचे पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेपोलिथ कहते हैं। ठीक है, कौन सा है आपका, ये लेपोलिथ है। अब आता है आपका सिल। तो थोड़ा सा यहाँ सिल को समझ लेते हैं, सिल क्या है। एक ये जो हम आपको ये इमेज बता रहे हैं, कहीं ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं और एमपीपीएससी नहीं है सेट में पूछे हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको एक बार नजर देख लेंगे तो याद रहेगा। तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो पाया जाए उसे लेपोलिथ कहते हैं, वो सबसे अधिक गहराई पर पाया जाए उसे आप बैथोलिथ कहते हैं। ठीक है, और आंतरिक भाग में अगर एक ऐसी सिल के रूप में संरचना ऐसी पाई जाए, क्या है, इस तरह की अगर एक संरचना पाई जाती है, यानी मैग्मा का या मैग्मा का जो जमाव होता है आपका, मैग्मा का जमाव क्या है, जमाव अगर ऐसे सिल के रूप में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस तरीके की एक सिल बन जाती है तो उसे हम सिल कहते हैं। ये देखिए, ये मैग्मा का जमा हुआ है, इसे आप इस देखिए एक सिल के रूप में जमा हुआ है, इसे हम सिल कहते हैं, या कह सकते हैं कि मैग्मा के क्षैतिज जमाव को सिल कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है, आपका आपका जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, डाइक। क्या आता है आपका, आपका डाइक आता है। अब डाइक क्या होता है, तो डाइक क्या होता है, जब मैग्मा का
क्या होता है, डाइक क्या कहलाता है, जब मैग्मा का क्या है, लंबत जमाव हो जाए। मैग्मा का क्या है, मैग्मा का जो लंबत जमा होता है, लंबत जमा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। क्या है ये आपका, डाइक हो गया। ये देखिए आपका मैग्मा का जो है, मैग्मा का क्या है, ये मैग्मा का जो है लंबत जमा हुआ है तो उसे हम डाइक कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें स्टॉक। स्टॉक क्या है, स्टॉक जो आपका है, यानी जहां पर मैग्मा का अधिकांश भाग स्थिर होता है या जमा होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टॉक को, जहां मैग्मा का अधिकांश भाग जमा होता है या जमा होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। अब एक आता है फैकोलिथ। क्या होता है, एक आता है आपका फैकोलिथ। तो आपका फैकोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ। अब फैकोलिथ जो आपका है, जब मैग्मा का जमाव अपनति और अभिनति पर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा का जब जमाव अपनति और अभिनति पर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है आपका, मैग्मा का जमाव है, मैग्मा का जमाव है तो इसको हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। ये देखिए फैकोलिथ जो है क्या है, मैग्मा का जो है ये जमाव क्या है आपका, अभिनति, अपनति और अभिनति में जब जमा होता है मैग्मा का तो उसे हम फैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 पेटियां पाई जाती हैं, परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी, जहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो उसको हम जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के हमने सेशन में जो है ज्वालामुखी की क्रिया क्या होती है, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या इसके कारण हैं और कितने प्रकार के होते हैं, हमने इन सारे सवालों को जवाब जानने का प्रयास किया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जो नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए इसकी जो है ज्वालामुखियों का वैश्विक वितरण लेकर आएंगे पार्ट बी करके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।